हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ पेडागोजी करने वाले हैं। यानी एक जो सीरीज चल रही है, ये डेली क्लास आपको 3 बजे मिलती है। इसमें हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन करते हैं। हर सब्जेक्ट के आपको मिलते हैं वीडियो। कल आपको सीडीपी की मिली होगी क्लास एंड उसके बाद आपको ईवीएस की क्लास मिली होगी। आज हम लोग प्रीवियस के जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो मैथ पेडागोजी के करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको लास्ट तक देखिएगा। यहाँ से आपको काफी हेल्प मिलेगी। आपको समझ में आएगा कि हर टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको लास्ट तक देखिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ पेडागोजी के प्रीवियस के क्वेश्चन करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है टीचिंग से रिलेटेड। साथ ही साथ आपको सीटेट की भी क्लासेस मिलती हैं, जो कि 3 बजे एंड 5 बजे। अगर आप पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 5 बजे वाली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग एसएसटी डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉपर तरीके से एनसीईआरटी की थ्योरी चल रही है। इसकी भी मैंने पूरी प्ले लिस्ट बनाई है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 6 एंड 7 और 8 दोनों, मतलब तीनों क्लास की हिस्ट्री हो चुकी है। 8 की 1-2 टॉपिक रह गए हैं, वो भी जल्दी कवर हो जाएंगे, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो 3 बजे क्लास मिलती है, उसमें हम लोगों ने ईवीएस पेडागोजी कंप्लीट कर लिए। साथ ही साथ आपका हिंदी भी कंप्लीट हो चुका है और सीडीबी भी कंप्लीट हो चुका है। इस वजह से हम लोग प्रेस के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप लोग 3 बजे वाली क्लास डेली ज्वाइन करिएगा। यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसमें हम लोग सारे क्वेश्चन करने वाले हैं ऑल सब्जेक्ट के। डेली आपको क्लास 3 बजे मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली बीपीएससी की जो क्लासेस हैं वो आपको 2 बजे मिलती है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप जीके जीएस कंप्लीट करना चाहते हैं तो। ठीक है, क्योंकि इसमें भी हम लोग सीरीज चल रही है, एससीईआरटी थ्योरी कवर कर रहे हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन भी करते हैं, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त विषयों के अंक दर्शाती है। यानी 100 जो है, 100 में से कितने अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं, मारिया और शहनाज हैं। तो अंग्रेजी में इन्होंने किया है, मारिया ने किया है 74 और शहनाज ने किया है 81। ठीक है, गणित में इन्होंने क्या किया, 88 प्राप्त किए हैं। साथ ही साथ जो शहनाज है उन्होंने 78 प्राप्त किए हैं। सोशल साइंस जो है आपका, इसमें इन्होंने क्या किया है, 65 प्राप्त किए हैं और उन्होंने 77। हिंदी में 73 हैं एंड 72 हैं। विज्ञान में 90 हैं और शहनाज के क्या हैं, 82 हैं। ठीक है, तो इतने इन्होंने सब्जेक्ट में जो है नंबर लेके आई हैं। अब जो दिया गया है क्वेश्चन वो हम लोग देख लेते हैं। ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन, मतलब सही कथन को पहचानिए। यानी जो ऊपर तालिका दी गई थी कि इतने इतने नंबर इस सब्जेक्ट में आए हुए हैं, तो उसके अनुसार आपको इसमें छांटना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन आप खुद ही देख सकते हैं कि पूछने का तरीका कैसा हुआ है और साथ ही साथ क्वेश्चन जो है कैसे लेंथी बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी में आपका टाइम जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस इनफ करिएगा, तभी जाके आप सीटेट क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि बहुत लोगों का ये रहता है कि क्वेश्चन ही छूट जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन ही नहीं अटेंड कर पाते हैं जो टाइम पूरा हो जाता है। तो ये सब आएगा आपको प्रैक्टिस से, क्योंकि क्वेश्चन जो आपका एग्जाम है वो ऑफलाइन होना है। अगर ऑनलाइन होता है तो उसमें ईजी रहता है, क्योंकि ऑफलाइन में आपको जो है गोले भी फिल करने पड़ते हैं, काफ़ी जो है फॉर्म वगैरह भी साइन करना पड़ता है। ठीक है, और आपको ओमार सीट भी फिल करनी रहती है, तो उसमें बहुत सारा टाइम लगता है, और मतलब जो है ऑनलाइन की अपेक्षा ऑफलाइन में। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस जो है इनफ करनी होगी, तभी जाके आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसमें पहला जो ऑप्शन दिया गया है, भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अगला है, मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक है, या फिर मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान हैं। तो इसमें जो बात कही गई है कि यानी कि जो मारिया एंड शहनाज हैं उनके कितने कितने अंक हैं, सारी सब्जेक्ट में बता दिए गए, जो सारणी बनाई गई है कि इतने इतने अंक जो हैं वो मारिया एंड शहनाज के हैं। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन से हो जाएगा, क्योंकि मारिया और शहनाज के जो अंक हैं वो कुल मिलाकर जो है प्राप्तांक वो समान जा रहा है। बस फर्क क्या है कि मारिया के किसी सब्जेक्ट में जो शहनाज से ज़्यादा है, तो शहनाज के किसी सब्जेक्ट में मारिया से ज़्यादा है। ठीक है, तो दोनों लोगों का जो है प्राप्तांक वो समान जा रहा है, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। पहला है, भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। यानी जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उसकी वजह से क्या करना चाहिए कि जो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होते हैं
ओपन एंडेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे बचना चाहिए, यानी डायरेक्ट इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा, इससे बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। या फिर संकल्पनाओं की अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। तो यानी बच्चे सिर्फ अनुकरण करेंगे। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बात ये कहेगी कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। तो संकल्पनाओं की अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए, जब आप बच्चे को अंतर्दृष्टि यानी बच्चा खुद से जब प्रेरित होगा, खुद से वो चीज़ों को समझ रहा होगा, खुद से वो तर्क वितर्क कर रहा होगा, खुद से वो डिसीजन ले पा रहा होगा, खुद से कोई चीज़ मतलब क्रिएट कर पा रहा होगा, तो बेहतर सीखेगा, उसकी समझ भी बेहतर होगी। ठीक है, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नहीं कि अगर बच्चे में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है तो हम ओपन एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं उससे बचेंगे, यानी क्लोज एंडेड जो क्वेश्चन है वो सिर्फ फॉलो करेंगे, तो उससे बच्चे का जो माइंड डेवलपमेंट होता है वो नहीं हो पाएगा। वो सिर्फ रट लेगा और इसका ये ऑप्शन फिक्स है तो वही वो बता देगा, वो तर्क वितर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये आपको ऐसा नहीं करना है। खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, ऐसा भी आपको नहीं करना है। और अनुकरण तो बिल्कुल भी नहीं करना है, यानी बच्चों को कॉपी तो बिल्कुल भी नहीं कराना है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गणित के कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित जो है कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। कौन कौन से प्रश्न प्रस्तुत किए ये यहाँ पे दिए हुए हैं। उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिसका मध्यांक 4 है। 0 से लेकर 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। तो टीचर ने ये सारे स्टेटमेंट जो है बच्चों से पूछे। अब इसमें बात ये कही गई कि कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित में से कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए, यानी ये सारे जो है प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। तो अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ए व बी सिर बंद सिर के प्रश्न है, या फिर सी व डी मुक्त सिर वाले प्रश्न है, यानी क्लोज एंडेड प्रश्न जो है, और बाकी ओपन एंडेड जो प्रश्न है इसके बारे में बात की जा रही है। तो हम लोग फिर से इसको देखते हैं। देखिए, इसमें बात जो कही गई है, इसमें जो बात कही जा रही है कि ए जो प्रश्न है, एक मिनट, कि उस आयत का क्षेत्रफल बताइए जिसकी जो है एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप जो है 30 सेंटीमीटर है। तो इसका फिक्स आंसर होगा, अगर आपको पता है कि इतने में जो है आयत बनता है, इसका परिमाप इतना है और इसकी एक भुजा इतनी है, तो आप सॉल्व करके बता दोगे, इसका आंसर एक ही जाएगा, चाहे जो भी बच्चा सॉल्व करे। ठीक है, तो ये क्लोज एंडेड जो है प्रश्न हो जाएगा, इससे बच्चे का तर्क वितर्क करना, डिसीजन मेकिंग नहीं होगा। ठीक है, वहीं पे जो आपका है सी, 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। तो 0 से 8 के बीच जो भी अभाज्य संख्याएं हैं बच्चा आराम से बता देगा। उसके भी इसके अंतर्गत भी बच्चे को कोई डिसीजन कोई डिस्कशन नहीं करने की जरूरत, क्योंकि फिक्स है, जो भी इसके अंतर्गत अभाज्य संख्याएं हैं सभी बच्चे बता देंगे और इसका आंसर भी एक सेम होगा। लेकिन वहीं पे जो है उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिसका मध्यांक 4 है। 8वां डी जो ऑप्शन है, आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। तो जब बच्चे से आप पूछेंगे कि आयतों के बारे में आपको जो भी जानकारी पता है, तो हर बच्चा अपनी अपनी राय देगा। हर बच्चा जो भी जानता होगा आयत के बारे में वो अपना बताएगा कि हाँ सर, आयत जो है ऐसा होता है, या फिर कुछ बच्चे तो वर्ग को भी आयत बता देंगे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको सारी जानकारी नहीं पता होती है। तो आप जब ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको सब बच्चों की थिंकिंग पता चलेगी कि हाँ, आयत के बारे में बच्चे को कैसे पता है, कितना पता है, कहाँ पे डाउट है। तो इसमें ओपन एंडेड यानी बच्चा जो है तर्क वितर्क कर पा रहा है, वो अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो प्रयोग कर पा रहा है, यानी इससे क्या होगा, उसके बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा होगा, यानी मेंटल डेवलपमेंट उसका अच्छा खासा होगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है 4 सही हो जाएगा, यानी ए और सी जो है वो बंद सिर वाले प्रश्न है, यानी क्लोज एंडेड प्रश्न है। साथ ही साथ जो बी और डी जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो क्लोज एंडेड प्रश्न होते हैं उससे ओपन एंडेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ज्यादा बेस्ट होते हैं, क्योंकि ओपन एंडेड में क्या रहता है, बच्चे तर्क वितर्क कर पा रहे होते हैं। ठीक है, वो दोनों पक्षों को समझेंगे, अपनी राय देंगे, तब जाके आंसर दे पाएंगे। लेकिन जो क्लोज एंडेड है उसका फिक्स आंसर है कि इसका यही होगा, और सभी बच्चे रट के बता भी सकते हैं। तो क्लोज एंडेड की अपेक्षा ओपन एंडेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेस्ट होते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है, यानी जिसका प्रभाव जो है आपको कम देखने को मिलेगा। प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग में शिक्षण में परिवर्तन करना, मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी, या फिर आपका होगा छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। तो इसमें बात ये कहेगी कि इसका न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा, यानी इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका प्रभाव बच्चे पर कम पड़ेगा, यानी जो अधिगम हो रही है तो उसमें सबसे ज्यादा कम प्रभाव किस पर पड़ेगा। यानी प्रतिपुष्टि की गणना कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं बच्चे जो है अपना जो लर्निंग कर रहे हैं वो कैसी हो रही है। ठीक है, मूल्यांकन भी टाइम के अनुसार अगर आप कर पा रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मूल्यांकन टाइम के साथ करना चाहिए। इससे ये होता है कि आपको समझ में आ रहा है कि बच्चे को कहाँ पे दिक्कत हो रही है और कहाँ कौन से क्षेत्र में बच्चा अच्छा कर पा रहा है। ठीक है, तो ये भी अच्छा है। मूल्यांकन के कारणों, छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी, ये भी अच्छी बात है कि अगर आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप ये भी साथ साथ समझ रहे हैं कि बच्चे जो हैं कहाँ पे अपने आप को हीनता की भावना मतलब महसूस कर पा रहे हैं, कहाँ पे अपने आप में कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, तो ये भी आपका सही है। लेकिन जो बात की जा रही 4 ऑप्शन में छात्रों के गलत उत्तरों के परे हल देना, यानी अगर छात्र कोई गलत उत्तर दे रहा है तो आप सीधे कोई एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सीधा आप आंसर बता देंगे। तो इससे बच्चे क्या करेंगे, बच्चे कोई भी मतलब बच्चों का कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। वो सीधे निष्क्रिय रूप से आंसर जो है वो जान जाएंगे कि हाँ इसका ये आंसर ये है, वो तर्क वितर्क करना नहीं जान पाएंगे। तो उनका जो है कॉग्निटिव अच्छे से डेवलप नहीं होगा, यानी मेंटल डेवलपमेंट उनका अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन से हो जाएगा। इसमें बच्चा निष्क्रिय रूप से आंसर सिर्फ जान जाएगा कि हाँ इसका ये आंसर सही है। आगे चलते हैं 45 पे। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग ए समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही हैं। वह वैन हिले के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है, क्योंकि वैन हिले से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला है स्तर 0 है पहचानना, स्तर 1 है विश्लेषण, स्तर 2 है संबंध, स्तर 3 है निगमन। तो इसमें आपका जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि वह संबंध कर पा रहा है। ठीक है, स्तर 2 पे बच्चा है और संबंध रिलेट कर रहा है कि वर्ग और आयत जो है वो दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, यानी जो दो पूर्ण संख्याएं हैं तो उनका जो योगफल है वो क्या होगा, वो पूर्ण संख्या ही होगा। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। संवर्ग जो गुण है, क्रम विनिमय गुण है, सहचर गुण है या वितरित गुण है, यानी वितरण गुण है। तो 46 जो है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, संवर्ग गुण हो जाएंगे। यानी जो दो पूर्ण संख्याएं हैं तो उनका जो योगफल होगा वो भी एक पूर्ण संख्या ही होगा। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, संवर्ग गुण हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए लास्ट तक क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा, अगर लास्ट में नहीं लिखा हुआ है तो क्वेश्चन का आंसर तुरंत चेंज हो जाएगा। और सीटेड में अब बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो लास्ट में नहीं लिखा होता है, क्योंकि हम लोगों का एक माइंड सेट बन चुका है कि हमको सीटेड में पॉजिटिव आंसर देखना है। बच्चा जहाँ पे एक्टिव है, बच्चे के हित के बारे में जहाँ पे बात कही जा रही है वही आंसर मच बेटर है। बट आंसर अब क्या सीटेड कर रहा है कि लास्ट में नहीं लिख दे रहा है, और नहीं लिखने से आंसर तुरंत चेंज हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन तुरंत चेंज होगा उसका आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना। अगर आप एक दो लाइन पढ़ लेते हो आपको लगेगा कि पॉजिटिव है, बट लास्ट में नहीं लिखा होगा तो आपको निगेटिव सेंस में ही प्रयोग करना है आंसर। ठीक है, तो क्योंकि निगेटिव का निगेटिव ही आंसर सही होगा। इस वजह से क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा, चाहे आपको कम मतलब टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए, बट क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना। इसीलिए इसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस आप करिए। आपको प्रैक्टिस से सब कुछ अच्छे से कम टाइम में आप क्वेश्चन को अच्छे से हल कर लोगे। ठीक है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है, गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। गणितीय ज्ञान की संरचना में संस्कृत और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं होती है। नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। या फिर 4 ऑप्शन है, गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है।
तो 47 है, इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा कि गणितीय ज्ञान की संरचना में संस्कृत और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। तो ये कहना जो है वो गलत होगा कि जो गणित आप सीखते हैं उसमें सांस्कृतिक और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं होती है। कल्चर का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चे की लर्निंग पे, वो चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे कोई प्ले ग्रुप हो, कुछ भी हो, बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा होता है उसमें जो उसका कल्चर है, जो उसका इन्वायरमेंट है, उसका बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, इस जो क्योंकि इसमें पूछा है सत्य नहीं है। ठीक है, तो यही आपका सत्य नहीं होगा, इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला ऑप्शन है, संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। या फिर है, गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखना चाहिए। या फिर संख्याओं में अनुक्रम असंगति और प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 48 है इसमें आपका ऑप्शन जो है थर्ड सही हो जाएगा, यानी कि ए और डी। ठीक है, ए आपका सही है और साथ ही साथ डी ऑप्शन सही है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें बात ये कही गई है प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए, यानी जो प्राथमिक स्तर पर जो संख्याएं पढ़ाई जाती हैं उसमें इसमें बताया गया है कौन सा जो है एक ऑप्शन अच्छा है। तो पहला भी ऑप्शन आपका सही है, मतलब जो अंतर्दृष्टि है समझ को प्रोत्साहित करेगा संख्याएं जो है। साथ ही साथ जो डी ऑप्शन है संख्याओं में अनुक्रम असंगत को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो इसमें आपका है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का जो है भाग बनाना चाहिए। परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना चाहिए। उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना चाहिए। प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना चाहिए। तो इसमें आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का जो है भाग बनाना चाहिए, यानी जो गणित है बच्चों को हमको रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा, क्योंकि प्राइमरी के बच्चे हैं वो अगर उनके रियल लाइफ से आप कनेक्ट करोगे तो वो अच्छे से सीख पाएंगे। आपने देखा होगा जब क्लास 1 की जो बुक प्रिंट होती है उसमें आपने देखा होगा अगर यहाँ पे 7 लिखा यानी 7 लिखा तो यहाँ पे 7 जो है बॉल बने होंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बच्चे छोटे होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट से जो चीज़ें देख रहे होते हैं उसी से रिलेट करके वो सीखते हैं। तो जब बुकें वैसे ही प्रिंट की जाएंगी तो वो अपने इन्वायरमेंट में जो देख रहे हैं वो बुक के मतलब बुक के अंदर पा रहे हैं, तो वो और अच्छे से चीज़ों को कनेक्ट करेंगे अपनी रियल लाइफ से और अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसलिए बच्चे के लेवल के अनुसार बुकें जो है प्रिंट की जाती हैं। तो अगर हम बच्चे के रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाएंगे तो बच्चे बेहतर सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किसके विद्यार्थियों में त्रिवियम विवेचन विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? एक संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना, सुडोकू पहेली को हल करना, चौपट आकृतियों को पहचानना, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, चौपट आकृतियों को पहचानना। ठीक है, इसमें बच्चे क्या करेंगे, यानी जो दिग्ग स्थान है उनकी बच्चों में समझ विकसित होगी। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है, यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो गिनतारा है, जियो बोर्ड है, संख्या चार्ट है या किजनियर मतलब छड़े हैं। तो इसमें आपका जो 51 या 51 है इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा कि हमको बच्चों को जो भिन्न पढ़ानी है तो उसका सबसे अच्छा प्रयोग क्या है कि इंजीनियर जो छड़े होती हैं उनके माध्यम से जब पढ़ाओगे तो बच्चे भिन्न जो है वो अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, गणित के प्राकृत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन को कहा है मैंने लास्ट तक जरूर पढ़ना,
क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको निगेटिव देखने को मिलते हैं, यानी जो पहले था उसमें नहीं पूछा नहीं जाता था। तो पहले के क्वेश्चन अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें निगेटिव आपको बहुत ही कम मिलेंगे, रेयर है जो 2-4 मिल जाएं। बट अब क्या होता है कि क्वेश्चन आपको निगेटिव बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर पढ़ना, क्योंकि रहता है क्या रीज़न है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं, लोग 2-4 लाइन पढ़ के थक जाते हैं, वो लास्ट तक फिर क्या करते हैं सरसरी निगाहों में पढ़ लेते हैं। इसी में जो है क्वेश्चन गलत होता है, क्योंकि बहुत सारा ये रहता है कि जब एग्जाम हॉल का प्रेशर इतना रहता है, ठीक है, ऊपर से आपको गोले फिल करने होते हैं, तो कभी कभी आपने टिक फर्स्ट में किया और गोला जो है फिल कर देते हैं 2 का, तो इसकी वजह से भी 1-2 नंबर कट जाते हैं। और बहुत सारा रीजन ये भी रहता है 1-2 नंबर कटने का कि हम क्वेश्चन को लास्ट तक नहीं पढ़ते, जब बाद में देखते हैं तो कहते हैं अरे ये तो नहीं लिखा हुआ था। तो ये भी दिक्कतें होती हैं, तो इसलिए क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना और प्रैक्टिस इनफ करके जाना, आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन, गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। गणितीय संकल्पनाओं की प्राकृत श्रेणी बंद है। प्राथमिक स्तर पर गणित जो है प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। या फिर गणित में विचारों के सही संचरण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। तो 52 जो है इसमें आपका 52 थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर गणित जो है प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बच्चे जो छोटे हैं 1 to 5 के बच्चे होते हैं, वो छोटे होते हैं, उनमें इतनी कल्पना करने की क्षमता नहीं रहती है। यानी कि वो जो उनके सामने है वो चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ ये सामने मेरे है, वो समझ में आ रहा है कि ये फल बना है, ये बॉल है, ये बुक बनी हुई है, पेंसिल है, ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, ये चेयर है, तो उनको ये सब समझ में आ रहा है। बट अगर उनसे कह दो कि कल्पना करो तो कल्पना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रहता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कल्पना करने की क्षमता कम होती है। तो हमको क्या करना है, जो मैथ है हमको प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाना है, ठीक है। जैसे कि कोई टेलम का प्रयोग करके आप जो है काउंटिंग सिखा सकते हैं, आप ग्रुप बनवा करके भी काउंटिंग करना सिखा सकते हैं। अगर आप बुक के माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी चित्र बने होते हैं कि 4 लिखा है तो 4 जो है बुकें बनी होंगी या बॉल बने होंगे, या फिर कोई भी चित्र उतनी ही संख्या में बनाया गया होगा। तो जो है बच्चे प्राथमिक लेवल के हैं तो प्रत्यक्ष रूप से गणित को सीख रहे होते हैं, उनमें कल्पना करने की जो है आवश्यकता कम हो रहती है, यानी उतनी क्षमता उनके अंतर्गत नहीं होती है कि वो कल्पना करके मैथ को सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बात कही गई नहीं, तो इसमें आपका थर्ड ही ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं, 1 मिनट। इसमें देखिए बात कही गई नहीं, तो इसमें आपका जो है ऑप्शन तो थर्ड ही सही होगा, ठीक है, ऑप्शन आपका सही है। बट इसमें नहीं की बात कही गई, तो बच्चे जो प्राथमिक लेवल के हैं वो प्रत्यक्ष रूप से तो सीख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया गया, नहीं। तो ये भी ध्यान रखना, मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो सही एक्सप्लेन किया है, बट क्वेश्चन में क्या लिखा है, नहीं। तो निगेटिव, क्योंकि ये ऑप्शन तो सही है बट लास्ट में क्या लिख दिया गया, नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, गलत का हमको ऑप्शन गलत ही देना था। तो इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन जो मैंने एक्सप्लेन किया वो सही मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि छोटे लेवल के बच्चे जो होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से ही गणित को सीख रहे होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में होता है। तो पहला है, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, यानी क्रम में करना है, ठीक है, क्रमासूचक भाव में है। इस घर में 3 कमरे हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 1-2 बार आया हुआ है, तो हो सकता है मे भी रिपीट हो जाए, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रत्येक समूह में 3 सदस्य हैं। इस डब्बे में 3 पेंसिलों के लिए समूह हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 53 है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बात कही गई संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ, यानी मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर हूँ, यानी जो इमारतें बनी वो ऐसे बनी हुई होंगी, ठीक है, यानी एक के ऊपर एक जो है इमारत दी गई होगी, तो एक क्रम में है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर। जो बात कही जा रही है तीसरी मंजिल पर हैं, तो ये क्रम में दी गई हैं। लेकिन वहीं पर जो बात की इस घर में 3 कमरे हैं, तो 3 कमरे जरूरी नहीं कि क्रम में ही बने हो, ठीक है, ये भी नहीं सीक्वेंस में लाइन में बने हो। प्रत्येक समूह में 3 सदस्य हैं, तो जो सदस्य हैं वो ये तो नहीं सीक्वेंस में खड़े रहेंगे, ठीक है। और डब्बे जो हैं, डब्बे में पेंसिल, वो भी आपके सीक्वेंस में नहीं है। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, क्योंकि इसमें बात कही गई थी जो क्रम भाव सूचक है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध कथन को पहचानिए। तो इसमें जो है वो शुद्ध कथन आपको देखना है, जो स्टेटमेंट है वो उसमें कौन सा सही है। यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप जो है समान होगा।
यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा। यदि परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, अगला जो दिया गया है, किसी आकृति का आकार और उसके परिमाप का निर्धारण करता है। तो इसमें जो है 54, इसमें आपका 4 ऑप्शन से हो जाएगा। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, यानी जो शेप और साइज जिस आकार का बना होगा परिमाप भी उतना ही होगा। मान लीजिए ये आयत है, इसका आकार इतना बड़ा दिया गया, एक आयत जो है इतना बड़ा आकार है, तो परिमाप तो अलग हो जाएगा ना, क्योंकि जो परिमाप इसका निकलेगा क्या परिमाप उसका ही इतना सेम निकलेगा? नहीं, चेंज क्यों हो गया? क्योंकि शेप और साइज बदल गए। ये छोटा है तो इसका जो परिमाप है इसकी अपेक्षा कम निकलेगा, ये बड़ा है तो इसका परिमाप ज्यादा होगा। तो यानी आकार जो है वो निर्धारित करता है कि परिमाप क्या होगा। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। पहला है, बीजगणित विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर जो है देना चाहिए। या फिर है, क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तो शुद्ध कथन को पहचानना है, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में बताना, यानी जो गणित है उसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो 55 का फर्स्ट ही ऑप्शन से होगा, क्योंकि बीज गणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। यानी जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं, यानी बहुत अच्छे से नहीं, बहुत डिटेल में, मतलब आप ये नहीं बहुत हाई लेवल का पढ़ा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं तो आप धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बेस बना के आप जीरो से स्टार्ट करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि प्राथमिक के बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं, बट आप जीरो से अगर मतलब सिखाना शुरू करेंगे तो बच्चे धीरे धीरे कनेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे और वो सीखना स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें आपका जो है भिन्नों की मतलब संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक, ये कहना गलत होगा, क्योंकि हमको क्या करना, बच्चे को शुरुआत से ही धीरे धीरे करके पढ़ाना है। ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत है। इसमें आपका फर्स्ट ही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। पहला है, प्राथमिक स्तर की बात की जा रही, मतलब त्रिभुज जो होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जानी चाहिए, यानी जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं तो सबसे पहले आप उनको त्रिभुज के बारे में जो परिभाषाएं, मतलब परिभाषा जो होती है वो आप बता देंगे। या फिर संभ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज की प्रस्तुत कराने चाहिए, यानी बच्चे जो है भ्रमित ना हो, बच्चों में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इस वजह से आप क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज ही बच्चों को पढ़ाएंगे। या फिर बच्चों के समझ विभिन्न प्रकार के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। यानी आप जो त्रिभुज हैं वो तो आप प्रेजेंट करिए बच्चों के सामने, बट अलग आकृति के जो होते हैं उनसे दूर रखिए। अगला है, बच्चों के समझ सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियों भी प्रस्तुत करनी चाहिए। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अगर आप अलग प्रकार की आकृतियां भी, जैसे कि मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, और ये आयत है, तो आपने जब आयत मतलब प्रेजेंट किया बच्चे के सामने और साथ ही साथ त्रिभुज प्रेजेंट किया, तो आप जो है मतलब आप ये बताएंगे कि जो ये त्रिभुज है और ये जो आयत है, तो ये त्रिभुज है और ये आयत है, इसमें ये अंतर है, क्योंकि इसका साइज मतलब इसका शेप ऐसा है और ये इसका शेप जो है ऐसा बना हुआ, तो बच्चे तुलना कर लेंगे। यानी जो एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल दिए जाते हैं क्लासेस में वो बेस्ट होते हैं, क्योंकि आपने जब देखा बच्चा जो है चिड़िया उड़ रही है, उसने देखा है चिड़िया, लेकिन जब वहीं पे एरोप्लेन उड़ रहा है, मतलब जा रहा है, तो बच्चा सोचेगा ये भी तो चिड़िया है, क्योंकि वो छोटा है। तो आप नॉन एग्जाम्पल क्यों देते हैं कि जो ये है वो चिड़िया है आकाश में उड़ रही, लेकिन जो ये एरोप्लेन है वो चिड़िया नहीं है। ठीक है, तो नॉन एग्जाम्पल इसलिए दिए जाते हैं कि जो डाउट है वो क्लियर हो जाता है। तो इसलिए जब आप जो मतलब त्रिभुज तो आप पढ़ा रहे हैं, त्रिभुजों की आकृति आप बच्चों के सामने प्रेजेंट करिए, बट अलग प्रकार की आकृतियां भी प्रेजेंट करिए। उससे ये हो जाएगा कि बच्चे का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी, कि उसको समझ में आएगा कि जो ये इस आकार का बना हुआ है वो आयत होगा और इस आकार का जो बना है वो त्रिभुज होगा। वो डाउट जो है वो मतलब जो अंतर है वो समझ लेगा कि हाँ इस प्रकार का जो है वो आयत बनता है, इस प्रकार का जो है त्रिभुज बनता है। तो हमको विभिन्न प्रकार की आकृतियां भी बच्चे के सामने प्रेजेंट करनी है, यानी एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल भी बच्चे के सामने प्रेजेंट करने हैं,
इससे क्या होगा कि आप बताएंगे कि ये तो एक त्रिभुज है, लेकिन ये एक त्रिभुज नहीं है क्योंकि ये आयत है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बच्चे जो हैं उनमें जो अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, जो भी डाउट होगा, जो भी कंफ्यूजन होगी, वो क्लियर हो जाएगी। तो इसमें 4 ऑप्शन मच बेटर है। बाकी ऑप्शन आपके गलत हैं क्योंकि आप परिभाषा नहीं देंगे, प्राइमरी की बात चल रही है, आप बच्चों को रटाएंगे नहीं, समझाएंगे। ठीक है, भ्रांतियां जो हैं उससे बचने के लिए आप सिर्फ एक जैसा ही प्रयोग कर देंगे, यानी एक जैसे एग्जाम्पल दे देंगे तो बच्चे और कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो भ्रांतियां अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो रही तो आप उसको डाउट को क्लियर करिए, उस पर बात करिए, क्लासरूम में डिस्कशन करिए, ये नहीं उससे आप बचेंगे। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। एक तरीके की आकृतियां अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो बच्चे दूसरे तरह की आकृतियां अगर आ गई तो जो है डाउट क्लियर नहीं कर पाएंगे, यानी जो उसमें अंतर है वो मतलब क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी नॉन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल दोनों देने चाहिए, तभी जाके जो डाउट है वो क्लियर हो जाता है बच्चे का, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो भी क्लियर हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन थे। आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर आपको अच्छी लगी हो क्लास तो कमेंट में अपनी राय दीजिएगा एंड आपका स्कोर कितना हुआ वो भी बताइएगा। आपको ये डेली क्लास 3 बजे मिलती है तो इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। इसमें हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन जो है वो करना स्टार्ट कर चुके हैं। ये डेली क्लास आपको मिलती है ऑल सब्जेक्ट की। इसमें हम लोग मैथ भी करने वाले हैं, साथ ही साथ आपका ईवीएस हो गया, हिंदी हो गया, सीडीपी हो गया। तो इसके हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन डेली करते हैं और जितना भी रहता है पूरा सेट, यानी जो 30 सीडीपी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 30 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मैथ के आपके जो है, क्योंकि इसमें क्या रहता है, कभी कभी 16 नंबर और 15 नंबर ऐसे पूछ लिए जाते हैं पेडागोजी से। तो जैसे जो सेट में जितने क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो डेली क्लास आप लोग 3 बजे ज्वाइन करिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 5 बजे वाली क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से थ्योरी कवर कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा एंड कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। थैंक यू।